Welcome to Self Study by Akshita Tyagi. Enjoy the video and don't forget to like, share and subscribe my channel. Hello friends, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video we are going to cover power sharing, that is chapter 1 of political science class 10th. So we have to start with the story of Belgium. ठीक है, तो बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप में. ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स. यहाँ पर 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और ये कहाँ रहते हैं? नॉर्थ पार्ट ऑफ बेल्जियम यानी कि फ्लेमिश में. ठीक है, इसके बाद 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और ये कहाँ रहते हैं? साउथ पार्ट में यानी कि वलोनिया में. और 1% लोग जर्मन बोलते हैं. ठीक है, ये तो बात हो गई ऑल ओवर बेल्जियम की. बात करें कैपिटल की यानी कि ब्रुसेल की, तो ब्रुसेल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. अब क्या टेंशन्स हुई, क्या हुआ ऐसा? तो टेंशन्स के रीज़न पढ़ते हैं पहले. पहला रीज़न, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच थी और पावरफुल थी. किससे? डच कम्युनिटी से. ठीक है, और जो डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी अगर देखा जाए ऑल ओवर कंट्री में. लेकिन अगर बात करें कैपिटल की तो वो माइनॉरिटी में थी. ओके, इसी वजह से क्या हुआ? रीजनल और कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होने लगे बेल्जियम में और इसी वजह से बेल्जियम को अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स लिखना पड़ा. ओके, अब क्या स्टेप्स लिए गए इसके अगेंस्ट? लेट्स सी. तो स्टेप्स में क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कहा कि नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी किसके बराबर होगी? डच प्लस फ्रेंच कम्युनिटी के. और ये जो डच और फ्रेंच कम्युनिटी है ये इक्वल इन नंबर होगी, यानी कि फ्रेंच के ज़्यादा है डच के कम है, नहीं, इक्वल होगा. यानी कि दोनों 50% पार्टनरशिप के साथ होंगे. ओके, स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स. वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन. यानी कि अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी दोनों ग्रुप्स की सहमति लेनी होगी. ये नहीं कि एक ही ग्रुप वहाँ का डिसीजन ले सकता है. देन स्टेट गवर्नमेंट was given many powers of central government and it worked independently. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको काफ़ी पावर्स दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो वर्क कर रही थी इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ब्रुसेल्स ऑल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन. अब क्या हुआ था कि ब्रुसेल्स में बेसिकली मेन प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे और डच स्पीकर्स कम थे, तो इसीलिए ब्रुसेल्स में भी अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अपना लिया गया. ठीक है, देन कम्युनिटी ग्रुप्स ऑल्सो फॉर्म्ड गवर्नमेंट विच टेक कल्चरल, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल डिसीजन एंड मेक लॉज. अब कम्युनिटी ग्रुप्स भी बन गए, कम्युनिटी ग्रुप्स की भी गवर्नमेंट बन गई जो कि कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल डिसीजन लेकर लॉज बनाएंगे. ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि 3 गवर्नमेंट्स बन गई, सेंट्रल, स्टेट और थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. और कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी कौन कौन सी थी? डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी एंड जर्मन कम्युनिटी. अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक फन फैक्ट की. ब्रुसेल्स में क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर भी बनाया गया. ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका की. तो एक स्टोरी तो हो गई बेल्जियम की, अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका. तो श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे जो कि बुद्धिस्ट थे. 18% तमिल स्पीकर्स थे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ओरिजिनल तमिलियंस में और इंडियन तमिलियंस में, और इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम्स थे. और जो 7% थे वो बोथ थे, वो सिन्हाला भी स्पीक करते थे और तमिल भी, और ये बेसिकली क्रिश्चियंस थे. अब प्रॉब्लम्स क्या आई? In 1956 Act was passed by government which made Sinhala the official language. तो पहली प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो सिन्हाला थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया. गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स. गवर्नमेंट ने फेवर किया सिन्हाला स्पीकर्स को, किसमें? जॉब्स में और एडमिशंस में. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट
एंड फोस्टर बुद्धिज्म, यानी कि सारे सिन्हाला स्पीकर्स को ही अपॉर्चुनिटीज़ और फ़ायदे मिल रहे थे, बेनिफिट्स मिल रहे थे। अब इससे इम्पैक्ट क्या हुआ तमिल्स पे? ऑब्वियसली उन्हें इनइक्वालिटी फील होगी ना, तो इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन इज बेसिकली कि अगर जैसे हमें एलियंस की तरह ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें लगने लगा कि जो पार्टीज़ हैं और जो मेजर गवर्नमेंट है वो उनके बारे में, उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के बारे में कोई केयर ही नहीं करती। उन्हें फील हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनसे राइट टू इक्वलिटी ही छीन ली। अब फिर इसका रिएक्शन भी होगा। क्या रिएक्शन हुआ? तमिल्स ने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी इक्वालिटी के लिए। उन्होंने जो डिमांड्स की इक्वालिटी की, उन्हें डिनाई कर दिया गया। फिर क्या हुआ? तमिल्स ने डिमांड किया कि हमें एक सेपरेट कंट्री दी जाए नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका से। यहाँ पर सिविल वॉर भी छिड़ गया। कई लोगों की डेथ भी हुई, कई लोग कंट्री को छोड़कर भाग गए और सिविल वॉर की वजह से काफ़ी टेरेबल सेटबैक आया सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। तो क्यों बेल्जियम में ऐसी कोई सिविल वॉर वगैरह नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका में इतनी बड़ी तबाही हो गई? क्यों? क्योंकि बेल्जियम ने सपोर्ट किया पावर शेयरिंग को, वहीं पर ही श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को सपोर्ट नहीं किया। So that's all for this video. We'll continue more on this chapter in my next video. Till then, please like, share and subscribe my channel. Thank you.